स्वागत है। 7 बज चुके हैं और हम फिर एमबीएन न्यूज नेटवर्क के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हैं। और आज का जो मुद्दा है बहुत ही संवेदनशील है। सिर्फ बोलना और उस पर इम्प्लीमेंटेशन का क्या मसला हो सकता है। दूसरा है कि लोगों को ये बताना कि हमारी पार्टी आएगी या इस विचारधारा के लोग आएंगे तो सॉल्यूशन हो सकता है सभी समस्याओं का। कोई जादुई बात ना करके जो वास्तविक बात है, जो ऑथेंटिक बात है, जो जिसकी संविधान में प्रावधान है, उसकी बात लोगों को बताना एक कठिन एक पहलू है। इतना आसान नहीं है। जहां जो बेरोजगारी के हालात है देश में, सबसे अगर गंभीर समस्या है तो यही है। अगर हम 2014 से जो सरकार बदली उसकी बात करें तो और भी गंभीर हो गई। मतलब कहीं कोई समाधान नहीं दिख रहा है। जो भी केंद्रीय स्तर पर बहालियां निकल रही थी वो बंद हो गया। सोचिए 7 साल से जो है स्थिति कितनी विकराल हो गई है। सरकार जो है अलग अलग मुद्दे पर लोगों को हमेशा ध्यान जो है भटकाने में लगातार अपना प्रयास कर रही है। और उसके बीच में अगर कोई दल या कोई सामाजिक संगठन ये कह रहा है कि ये प्रोविजंस अगर करने से बेरोजगारी समस्या हो सकती है, तो जो लोग बोल रहे हैं उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ा मतलब उनके सामने उसको कैसे साबित करे कि लोग जो है ये बात माने और समझे। इसलिए हमने जो विद्वान साथी है, मतलब अलग अलग प्रदेश स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है। आपको पता है जो विषय है वो बेरोजगारी पर है। कितना संवेदनशील मुद्दा है। कई ऐसे घटनाएं हैं जो हमारे पास नहीं पहुंचते हैं। डिप्रेशन में बच्चे हैं, हायर एजुकेशन लेकर भी लोग 10,000 12,000 कई मुश्किल से नौकरियां पा रहे हैं। जो अगर आप देखेंगे कि हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी बहुत लचर है। इतना लचर व्यवस्था में कैसे इतनी बड़ी देश में, सोचिए भारत इतना विशाल देश है, जहां बेरोजगारी अगर हम समाप्त करने की बात करें तो कैसे ये संभव। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए हम सबसे पहले आपको विषय से अवगत कराते हैं। विषय है बेरोजगारी को समाप्त करने में संविधान पूर्णतः सक्षम। ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है इसमें। पार्टी कोई भी हो, अगर वो संविधान अगर समझता हो, संविधान अगर लागू करना चाहता हो, तो संविधान में ऐसा है कुछ जिससे वो बेरोजगारी दूर हो सकती है। और हुआ भी। अगर हम 90 तक बात करें तो भारत का एक बड़ा जो समुदाय है 85%, वो बहुत लोग इधर आए भी। 13-14% अगर हम बात करें तो इन मुद्दों पे हम बात करेंगे कि जो लागू नहीं हो सका, क्या संविधान में ऐसा प्रोविजंस है। तो हमारे साथ जो विद्वान साथी जुड़े हुए हैं उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले हम मूल निवासी कलावती शंकर हमारे साथ जुड़ी हुई है, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से है, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिक्स चल रहे हैं उस संदर्भ में भी हम इनसे राय लेंगे। साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मूल निवासी उपेंद्र साफी जी, जुड़े हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट है बामसेप के सामाजिक संगठन है और उनके वो उपाध्यक्ष हैं। तो हम परिचर्चा को शुरू करना चाहेंगे सबसे पहले। और हमारे साथ मूल निवासी अतुलेंद्र भी जुड़ेंगे, लेकिन अभी वो टेक्निकल कारण से अभी वो जुड़ नहीं पाए हैं। वो जैसे जुड़ेंगे हम उनसे भी वार्तालाप शुरू करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैडम से राय लेंगे, मूल निवासी कलावती शंकर मैडम से। लेकिन हम वार्तालाप प्रारंभ करें उससे पहले मैडम से एक आग्रह है कि वो अपने माइक को अनम्यूट कर लेंगे। हमने उनको अभी म्यूट किया हुआ है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि म्यूट कर लेंगे। मैडम, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो विषय हमने लगाया है बहुत बड़ा है। और दूसरी बात है कि आप जो लीडरशिप है, एक तो महिलाओं के लिए आप प्रेरणा है, जो गृहिणी है, कि ऐसा भी मतलब हमें राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए बढ़ चढ़ कर। चाहे कोई भी आंदोलनकारी साथी हो, उनको ये बात, अपनी महिलाओं को यह कार्यक्रम दिखाना चाहिए। तो दर्शकों से अपील है कि इस कार्यक्रम को आप शेयर करिए और देखिए और समझिए कि क्या नेतृत्व की क्षमता, मतलब कैसे उभारना चाहिए, कैसे लोगों को समझाना चाहिए। तो मैडम, हम आपसे सबसे पहले जो हमारा सवाल आपसे है कि जो विषय है हमने लगाया है कि संविधान से बेरोजगारी जो है कंप्लीटली समाप्त हो सकता है। अगर हम सिर्फ कहें कि कम हो सकता है या फिर समाप्त हो सकता है, हमने लिखा है पूर्णतः समाप्त हो सकता है। तो इस विषय पर आप क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी मैडम, आप अपनी बात शुरू करिए। जी। हाँ, सभी दर्शकों को जय भीम, जय मूल निवासी। जी। और सबसे पहले मैं एमबीएन न्यूज नेटवर्क को तहे दिल से बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमको बुलाया। जी। और और भी जो प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी उपस्थित हैं। तो सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। जी मैडम। आपने जो विषय रखा है बहुत ही आज के, जो देखा जाए कि आज का जो समय चल रहा है बेरोजगारी का, हम्म।
उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा चुना गया है। तो इसमें तो मैं यही कहूंगी कि जैसे बेरोजगारी, संविधान तो हमारा यही कहता है कि उसको पूर्णतः, संविधान को अगर लागू कर दिया जाए तो बेरोजगारी पूर्णतः समाप्त हो सकती है। वह उसके मतलब कि सक्षम है। लेकिन सवाल यह है कि आज तक 70 साल हो गया, कुर्सी पे कौन बैठा है, शासन में कौन बैठा है, सत्ता कौन चला रहा है, किसके हाथों में हमारा संविधान है। जी। तो इस कारण जो है, क्योंकि जो संविधान है वह तो हमारा बहुत ही अच्छा है, सभी नागरिकों का ध्यान रख करके बनाया गया है कि उस कि सभी नागरिक जो है बराबर होंगे, जी। उसमें समानता होगी, कोई भी गैर बराबरी नहीं होगी। सामाजिक नीतियां और आर्थिक नीतियां नीतियां जो है सबको समान रूप से लागू कराई जाएगी। लेकिन ये आज तक हुआ नहीं। बाबा साहब तो इसीलिए कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर हम मतलब वह संविधान कितना भी अच्छा हो, वह जी। यदि वह अच्छे व्यक्ति के हाथों में जाता है तो वह अच्छा साबित होगा। और संविधान कितना भी बुरा हो और वह किसी बुरे हाथ, मतलब कि कितना भी संविधान कितना भी बुरा हो और अच्छे व्यक्ति के हाथों में जाएगा तो अच्छा साबित हो सकता है। और संविधान कितना भी बुरा हो, अगर वो अच्छे हाथों में नहीं जाएगा, अच्छे हाथों में जाएगा तो अच्छा हो सकता है। जी। तो बाबा साहब ने तो जो बात कही, लेकिन संविधान अभी तक ठीक तरह के तरीके से लागू नहीं किया गया। जो संविधान का जो नीति निर्देशक तत्व है, उसको अगर पूर्णतः लागू कर दिया जाता तो समाज के हित में अच्छा होता। जी। जैसे कि अनुच्छेद 39 में यह लिखा हुआ है कि स्टेट सभी स्त्री पुरुष और नागरिकों को आजीविका का साधन उपलब्ध जी। कराएगा, जी। संसाधनों का ऐसा बंटवारा करेगा कि उसमें सबका सामूहिक हित हो, संपत्ति और उत्पादन के साधन का केंद्रीकरण न हो, बल्कि सार्वजनिक हित में इसका प्रयोग हो। जी। तो ऐसा नहीं हुआ। मतलब कि आजकल जो भी है वह एक व्यक्ति के हाथों में है, केंद्रीकरण उसका जो है एक व्यक्ति के हाथों में हुआ। जो भी जल जंगल और जमीन है, जी। अडानी अंबानी के हाथों में बेच दिया गया और उस पर एक व्यक्ति क्या, दो चार लोगों का कब्जा है। इस कारण जो है बेरोजगारी ज्यादा फैल रही है जी। और युवा पीढ़ी जो है बहुत ज्यादा परेशान है। जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। सभी लोगों को मतलब कि संविधान के तहत जो है बेरोजगार देने का अवसर सब, जो कोई भी सरकार आए, जी। मुहैया कराए। और रोजगार देने दूसरा का। कारण, जी। हाँ, रोजगार देने का। और ज्यादातर आप ये देखेंगे कि बड़े बड़े शहरों में उद्योग लगाए गए, छोटे छोटे शहरों का ध्यान नहीं दिया गया। जितने भी नेता लोग हुए वह ज्यादातर वो बड़े शहरों का को विकास करने में लगे और छोटे शहरों का ध्यान नहीं दिए। इस कारण भी बेरोजगारी ज्यादातर फैली, क्योंकि आधा से ज्यादा भारत, ये हम गांव में कहें है। कि अस्सी जी। 90% तो गांव में है। जी। गांव में रहते हैं। तो गांव को देख करके ये निर्णय लेना चाहिए कि गांव के लोगों को रोजगार कैसे पैदा होगा। तो उसके लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाने चाहिए और हर स्टेट में ये व्यवस्था होनी चाहिए। आजकल ये क्या होता है कि जो युवा पीढ़ी है, अब आजीविका चलाने के लिए तो कमाना ही पड़ेगा। आदमी पैदा होता ही है मुंह लेकर के, और उसके पास दो हाथ भी रहते हैं। तो जब पेट है तो और परिवार को भी चलाना है तो कमाना तो पड़ेगा। तो आप ये देखेंगे कि ज्यादातर मुंबई भागते हैं, वो बंगलोर भागते हैं, अहमदाबाद भागते हैं। तो बड़े शहरों का विकास हुआ, छोटे शहरों का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। तो मेरा यह मानना है कि कोई भी सरकार आए, वह सबसे पहले तो संविधान को पूर्ण रूप से लागू करे
और जो उसका नीति निर्देशक जी तत्व हो मैडम। उसको उसको लागू करे, जी तो ये समाज के हित में होगा और अपने युवा पीढ़ी के हित में होगा। जी तो ऐसा मेरा मानना है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने बहुत बड़ी बात बोली मैडम कि संविधान ने सबके लिए प्रोविजन किया। हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ बैकवर्ड के लिए और फिर या फिर फॉरवर्ड जिसकी बात करते, बाबा साहब ने सबके लिए प्रोविजन किया। और दूसरा है कि संविधान लागू नहीं किया लोगों ने, ये दो बातें बहुत बड़ी है। और दूसरी, नीति नहीं बनाई गई, जो पिछड़े लोग हैं जो गांव में हैं उनके लिए नीति नहीं। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मैडम। उपेंद्र सर, आपके पास हम आ रहे हैं। पहले तो आप ये बताइए सर कि जो हम रोजगार की बात कर रहे हैं, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, बाबा साहब ने मिश्रित जो है इकोनॉमिक की बात कही, लेकिन जो मैडम ने कहा कि सबके लिए प्रोविजन हुआ, लेकिन रिपोर्ट आई भारत में कि भाई कुछ लोगों के हाथ में देश की पूरी संपत्ति चली गई। अगर हम 97% बात करें, देखने भी में आता है कि भाई जो मुकेश अंबानी की जो पत्नी है, उनका एक मोबाइल जो है 20 लाख का है उपेंद्र सर। अभी एक वीडियो भी वायरल है। घर की बात करें तो 27 माला के कितना माला का उनका फ्लैट है, कार ऊपर पार्किंग होता है। और यूपी में ये खबर आई कि परिवार जो है 1 महीने से खाना नहीं खाया। और मतलब फिर एक घटना इधर आई 2 दिन पहले कि पिता मर गया, खाना नहीं दे पाया अपने बच्चों, फांसी लगा लिया। उसके बच्चे बाहर निकल के बोल रहे हैं कि पापा मर गए, अंकल मुझे कुछ खाने दो। सर इतना डिफरेंस है, और हम बीच का मार्ग ढूंढ रहे हैं। बहुत बड़ा और बहुत संवेदनशील मामला है सर, आप इसको कैसे देखते हैं बताइए। फिर संविधान आप बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी कि आप हमको महीने में एक दो बार बुला लेते हैं। हम्म, और सभी दर्शकों को जय भीम, जय मूल निवासी। और पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की नेत्री मूल निवासी कलावती शंकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि जी एमबीएन में हम लोगों के साथ बात शेयर कर रही हैं। जी सर्वप्रथम मैं आपके उस बात पे आता हूँ हम्म कि आपने अभी कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मिक्सर इकोनॉमिक पॉलिसी तय की। हम्म पूरे संविधान को पढ़िए हम्म और इस पर विचार कीजिए कि क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मिक्सर इकोनॉमिक पॉलिसी तय की। हम्म अगर बाबा साहब मिक्सर इकोनॉमिक पॉलिसी तय किए रहते हम्म तो उन्होंने एग्रीकल्चर को नेशनल इंडस्ट्री की मांग क्यों करते। हम्म बाबा साहब पूर्णतः इस मत के लोग थे हम्म कि एकदम पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए। हम्म और जब पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी आएगी, हम्म मतलब प्राकृतिक संपदा और मानव निर्मित सभ्यता संपत्ति और प्राकृतिक संपत्ति दोनों पर जब सरकार का मतलब पब्लिक का स्वामित्व होगा हम्म तो सरकार उसका समान वितरण करेगी। और समान वितरण होगा तो निश्चित तौर पर जो देश के नागरिक आज 70-72 वर्षों से जो अपना मत गिरा रहा है, मत का प्रयोग कर रहा है, उसकी बेरोजगारी दूर नहीं हुई, गरीबी दूर नहीं हुई। अभी आपने उदाहरण दिया, एक तरफ 20 लाख का मोबाइल चल रहा है और एक तरफ घर में खाने को अनाज नहीं है। तो ये जो पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी होती तो ये नौबत नहीं आती ना। और भारत के संविधान के पार्ट 3 में जो संपत्ति को फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया गया। और दूसरी बात, 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, उस संविधान के 26 जनवरी 1950 को जब वह संविधान अनाउंसमेंट हुआ, उसके जस्ट बाद से ही उसमें अमेंडमेंट शुरू हुआ। दो बातें ध्यान रखनी है।
कि हम संविधान को पूर्णतः लागू करना चाहते हैं, तो क्या वो अमेंडमेंट को भी लागू करना चाहते हैं या मूल संविधान को लागू करना चाहते हैं? अगर मूल संविधान को लागू करना चाहते हैं तो आर्टिकल 38 का पार्ट 1 जो है वो बाबा साहब के सामने नहीं है। वो 1978 में जो 44वां अमेंडमेंट हुआ उसमें वह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बाबा साहब के अनुपस्थिति में जोड़ा गया। और भारत में ये देखिए कि संपूर्ण भारत में लोक कल्याणकारी काम हो रहा है, लोगों के कल्याण का कार्य चल रहा है, लोगों के अधिकार पर बात नहीं हो रही है। जैसे अभी उन्होंने पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के लीडर बताई कि वो आर्टिकल 39 में डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल में संविधान को लागू करने का जो नीति है वो संविधान के भाग 4 है, और भाग 4 में मूल संविधान में यह प्रोविजन है कि जो सरकार आएगी उसकी जिम्मेवारी होगी कि देश के सभी स्त्री और पुरुष को आजीविका का साधन मुहैया कराएगी। यह सरकार की जिम्मेवारी लगाई, लेकिन यह जिम्मेवारी और इसके साथ अंगीकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित हो गया 26 नवंबर 1949 को। और 1978 में जब इस काम को पूरा नहीं करना था तो इसीलिए 44वां संविधान संशोधन करके इस देश को लोक कल्याणकारी राज्य बना दिया गया, और जिसके तहत 2 किलो 3 किलो चावल 2 रुपये 3 रुपये चावल में काम चलाने के लिए मजबूर कर दिया। जी बोलिए ठीक है जी। दूसरी जो बात आती है कि भारत में थोड़ा कैमरा आप ऊपर कर लेंगे उपेंद्र सर, थोड़ा कैमरा आप ऊपर कर लेंगे, सर कट रहा है थोड़ा सा। अच्छा तो अभी नहीं हो पाएगा जी। हाँ ठीक है, अभी हो गया जी, बोलिए। हाँ, दूसरी बात यह है कि भारत में अगर बेरोजगारी पर डिस्कशन होता, सरकार बेरोजगारी पर डिस्कशन करती, या इस देश के बुद्धिजीवी जो डेमोक्रेटिक बुद्धिजीवी हैं अगर वह बेरोजगारी पर बात करता तो बेरोजगारी से तो ऐसे ही कास्टिज्म समाप्त हो जाती है। लोग बेरोजगारी के जी उपेंद्र जी, हो सकता है कि फोन वगैरह बीच में आ जाने पे इंटरनेट डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम थोड़ा वेट करते हैं। जी उपेंद्र जी। हम इनसे फिर वार्तालाप करेंगे। मैडम आपसे हम, हाँ बोलिए 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 बोलिए, ठीक है। हाँ ये बार बार ऑन होल्ड हो जा रहा है, बोलिए। हाँ तो मैं कह रहा था कि अगर पूरे देश में यह मुद्दा, इलेक्शन का मुद्दा, चुनावी मुद्दा अगर बेरोजगारी हो जाता तो उसमें जातिवाद समाप्त हो जाती है और सारे युवा रोजगार के प्रति एग्रेसिव होता, तो सरकार को मजबूर होकर के आर्टिकल 39 पर आना पड़ता। लेकिन इस देश के जो बेरोजगार हैं, जिन्हें हम बेरोजगार करते हैं, अब उस बेरोजगारी में जाएंगे तो 2 तरह के बेरोजगार है, एक कुशल बेरोजगार और एक है अकुशल बेरोजगार। कुशल बेरोजगार का मतलब यह है कि वह प्रशिक्षण प्राप्त करके ट्रेंड होकर के बेरोजगार है। उदाहरण बिहार का ले सकते हैं, लोग बहुत दिन पहले बीएड किया, डीएलएड किया और वो टीईटीएस टीटेट पास करके आज तक वो रोजगार की प्रतीक्षा में खड़ा है। दूसरा है अकुशल बेरोजगार, जिसने सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन प्राप्त किया है लेकिन उसको किसी क्षेत्र विशेष का उसको ट्रेनिंग प्राप्त नहीं है। तो उसमें उसका जो प्रोविजन है कि सरकार उस काम का, उस रोजगार का निर्माण करेगा,
और रोजगार में लोगों को लेकर के फिर उसको ट्रेंड करेगा और उसको रोजगार करेगा। तीसरी उसके नीचे बात आती है कि इस देश में मजदूरी की व्यवस्था है, लोग मजदूरी कर रहे हैं और मजदूरी को भी रोजगार से जोड़ लेते हैं, है ना। और ऐसा इसलिए जोड़ते हैं, एक उदाहरण ऐसा आया 2007 में, एक घटना घटी राजस्थान में। राजस्थान एक ऐसा एरिया है जहां पर पानी का ज्यादा प्रॉब्लम होता है। वहां चुनाव होने वाला था। वहां के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री जब पानी का प्रॉब्लम हो गया तो वो अपने सचिव को बोला कि यार पानी बहाल करवाओ, एरिया में इलेक्शन आने वाला है, लोग वोट नहीं देंगे। तो उसका सचिव ने कहा कि सर पानी बहाल कर देंगे तो लोग आपको सुनने नहीं आएंगे, वो पानी की समस्या रहेगी तो फिर आपके पास लोग आएंगे और फिर आप आश्वासन देंगे कि हम पानी की समस्या सोल्व करेंगे। तो ये आश्वासन चल रही है विकास का, लेकिन विकास जो है लोगों को मिल नहीं रहा है और वह इसलिए महसूस भी इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वह बेरोजगार होते हुए भी, वह भूखा रहते हुए भी, घर में रहते हुए भी वह अपने आप को जाति और धर्म से जोड़कर देखता है, जिसके कारण उसकी सारी समस्या उसके सामने खड़ी है। तो इस पे आने के लिए अगर पूरे देश के कोई भी पार्टी अगर बेरोजगारी का सबसे बड़ा एजेंडा खड़ा करता है तो वह जाति और धर्म के जो मसला है उसको डाइल्यूट कर देगा। और इस अवस्था में चलने से दूसरी बात है कि इसको पूरा करने के लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री की, आज देश में जो बेरोजगारी की समस्या है एक बहुत बड़ा विशाल है, और उस विशाल बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए मिक्सर इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिक्सर पॉलिसी में यही होगा कि किसी के पास 20 लाख का मोबाइल हो जाएगा और किसी के घर में खाने के लिए मोहताज, घर बनाने के लिए उसके पास भूमि की जरूरत नहीं होगी। आप अभी तो ये सरकार वेद शास्त्र के हिसाब से काम करती है। आपने देखा वो वेद शास्त्र में, धर्म ग्रंथ में प्रोविजन है कि शूद्रों को एक कमरा चाहिए, है ना। वेद शास्त्र में प्रोविजन है कि शूद्रों को एक कमरा वाला रूम चाहिए, उसी में उसको रहना चाहिए। और सरकार जो बनती है वह भी अपने आवास योजना में एक कमरा और एक बरामदा दे रही है। तो ये तो उसी हिसाब से काम कर रही है। संविधान के हिसाब से, संविधान के अनुसार अगर काम करती वो बेरोजगारी की समस्या खड़ी नहीं होती। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी, जो इस देश के संविधान समर्थक पार्टी है, उनको ये अपना एजेंडा बनाना चाहिए कि हम अगर सरकार में आए तो पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी को लाएंगे और देश की जो संपत्ति है और देश का जो राजस्व है उसका समान वितरण होगा, तब जाकर के लोगों के ये समस्या दूर हो पाएगी। धन्यवाद। जी बहुत बहुत आभार। अगला जो हम आपसे सवाल हम पूछेंगे, अभी मैडम से हम कुछ राय लेंगे, अभी यूपी का हालात के बारे में थोड़ा उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप पर जो विषय पर हम जो बात करने वाले हैं कि सिर्फ कह देना कि हम करेंगे पब्लिक, लेकिन जो कॉमन मैन है उसको तो अपने साथ लेना पड़ेगा। एक तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 70 साल से लगातार जो है वो इसी छलावे में है। जैसे आपने शुरू में ही कहा, आश्वासन की सरकारें चल रही है, समस्या बने रहेगा तभी तो लोग मतलब उनको सुनने आएंगे। अभी तो हम जिस पोजीशन में या जो संगठनाएं चल रही है उनको कॉमन मैन को अपने और लेने के लिए जो मुद्दा है इस, क्योंकि हमने देखा है पॉलिटिक्स में क्या होता है। अच्छा आप अभी आए हैं, अगली बार हम आपको देंगे कि अभी तो जो बीजेपी ने त्रस्त करके रखा है तो अभी इसको हराना जरूरी है। एक बड़ा चुनौती हमारे सामने कि लोगों को, एक कॉमन आदमी को, जैसे उसको नीति समझ में नहीं आता ना, उसको संविधान समझ में उतना नहीं आता, तो कॉमन जो बात है उस पर हम कैसे लोगों को इस मुद्दे के साथ जोड़ सकेंगे, आपसे हम राय लेंगे सामाजिक तरीके से। लेकिन पहले हम मैडम के पास आते हैं। मैडम, जो यूपी में जो हालात हैं, आप ये बताइए कैसी राजनीति चल रही है। जो आपने कहा कि संविधान जो लागू करने वाले लोग हैं,
संविधान तो अच्छा है और बहुत कल्याण हुआ लोगों का, बहुत ज्यादा मतलब जो हजारों सालों से दबे कुचले लोगों का एक मतलब हर्ष से अर्श पर बिठा दिया। लेकिन मैडम जो आपने जो बात कही कि संविधान लागू करने वाले लोग बुरे हैं, लेकिन आज के तारीख में अगर हम एससी एसटी की बात करें तो रिजर्व कोटे के इतने लोग हैं, इतने विधायक, इतने सांसद हैं, क्यों नहीं वो इस संदर्भ में बात करते हैं? क्या उनको समाज का भय नहीं है? और भय नहीं है तो क्यों नहीं है? जी मैडम। हाँ, धन्यवाद। जी। देखिए, अपने जो मूल निवासी नेता हैं, ये बेरोजगारी के मुद्दे पर कुछ भी बात नहीं करते हैं। कभी आपने देखा नहीं होगा कि ये नेता जो है, अब अपने यूपी में तो अखिलेश यादव जी हैं और बहन कुमारी मायावती जी हैं। अभी उभरती हुई ये पीपीआईडी पार्टी है। तो पीपीआईडी पार्टी तो अपना सारा आप देख ही रहे हैं कि मेंटी पे आए दिन नए नए इशूज लेकर के सभी लोग जो है इस पे चर्चा परिचर्चा करते रहते हैं। तो हम तो सरकार के ऊपर दबाव बना ही रहे हैं कि हम सरकार में नहीं है, लेकिन हम दबाव बनाए कि सरकार जो है इस पे कुछ सोचे विचार करे। लेकिन यूपी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं तो वो तो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। वह भी ये सोचते हैं कि हमारी राजनीति कैसे चले, हमारी राजनीति जो है बरकरार रहे, कि हम सत्ता में बने रहें। वोट तो हमारा लेते हैं एससी एसटी ओबीसी का, लेकिन वोट हमारा लेते लेते हैं और काम उनका करते हैं। तो अभी उन्हीं के रवैये में ढल चुके हैं, इसलिए हमारे लोगों का कल्याण नहीं हो रहा है। और वर्तमान में जो यूपी सरकार है, तो आप ये देख ही रहे हैं कि इधर पिछले साल से ही कोरोना मतलब कि शुरू हो चुका है, पिछले मार्च से ही, 2020 से ही, और आज 2021 चल रहा है। दोबारा आज कोरोना दूसरी लहर में आ चुका। तो पहली लहर जब आई तभी इन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि ऑक्सीजन की ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करके पहले से रखें। जो वैक्सीन की व्यवस्था है वह पहले इकट्ठा करें, क्योंकि इंसान के जीवन से बड़ा और कोई चीज नहीं है। सबसे पहले वो जीवित रहेगा तभी वो समाज के लिए कुछ कर सकेगा। और युवाओं का कॉलेज जो है तभी से बंद है। हमारा बेटा लॉ कर रहा है राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से। वो पिछली बार होली से आया, होली की छुट्टियों से, तब से अभी तक घर बैठा है। तो अब इस कोरोना से लड़ने के लिए सरकार को तो पहले से इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया। जबकि अयोध्या में जो है दीपक जलाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर दिए गए। तो जो पैसा है वो सरकार का नहीं है, सरकार वो जनता का पैसा है। तो सरकार को जनता के लिए खर्च करना चाहिए, लेकिन सरकार जो है अपना मनमानी तरीके से खर्च करती है। तो उस पर भी जो मूल निवासी बहुजन नेता हैं उनको इस पे आवाज उठाना चाहिए कि पैसा तो आपका नहीं है, वो तो आपको जनता ने कुर्सी पे बैठाया है। तो इस जो वर्तमान की स्थिति है सरकार की, वो तो हमारे फेवर में बिल्कुल काम नहीं कर रही है। और आजकल जो बेरोजगारी बढ़ी है, इसमें केंद्र से लेकर के स्टेट लेवल, राज्य लेवल तक आप मतलब कि कोई भी वैकेंसी तब से भरी नहीं गई। ढेर सारी वैकेंसियां जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। तो सरकार क्या सोचती है कि जब हमारा चुनाव आएगा 2022 का, उसके 6 महीने या पहले से हम वैकेंसी निकालेंगे, तो हमारे के लोग सोचेंगे कि रोजगार मिला तब हमको वोट देंगे। मतलब हमेशा नेता लोग अपना कार्ड देखते हैं, अपनी राजनीति को चमकाने के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन वह सचमुच में देखा जाए ईमानदारी से, मतलब कि पब्लिक के या युवाओं के पक्ष में नहीं रहते हैं कि इन लोगों का भला हो। तो वर्तमान समय में तो आजकल मंदिर मस्जिद के मुद्दों में ही सरकार लगी रहती है। कोरोना काल में ही मंदिर अयोध्या में बन रहा है, बाकी सब काम रुके पड़े रहे, लेकिन मंदिर बनते रहे। तो उसको क्या कहा जाए? कहाँ तक सरकार जो है हमारे हित में काम कर रही है? तो वर्तमान समय मतलब सरकार की तो ये स्थिति अच्छी नहीं है।
और जो मूल निवासी नेता हैं उस पर वो विचार विमर्श नहीं करते हैं, न वो एजेंडा खड़ा करते हैं कि इस एजेंडे पे बात हो, कोई भी डिस्कशन नहीं होता है इस पे। तो मतलब कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। जी 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 मैडम, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने ध्यान भटकाने का पूरा अपना इंतजाम किया हुआ है, और आपने बताया यूपी में जो है बिल्कुल अब चुनाव आने वाले हैं तो रोजगार कुछ कुछ आ सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, सिर्फ छलावा का काम हो रहा है। उपेंद्र सर, हम आपसे जो है जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बस साधारण चीज नहीं है। लोगों को सिर्फ बोल देना कि हम जो है रोजगार उपलब्ध कराएंगे, तो एक तो आपने कहा कि जाति और धर्म, इन दोनों मुद्दों को हम बेरोजगार के एजेंडा बना के हम इन मुद्दों को गौन कर सकते हैं। एक तो ये बात आपने कही, लेकिन हम बोलेंगे क्या, हम कहेंगे क्या? जो सामाजिक मूवमेंट चलाने वाले लोगों को आप अब ये बताएं, क्या कहा जाए लोगों को? जैसे हम तो जनरल कह देते हैं उपेंद्र सर कि 16(4) में है सभी को रोजगार मिलना चाहिए, SC ST OBC को सबको वैकेंसी देने का प्रावधान है, बोल दे रहे हैं, लेकिन इतनी तो हमारे पास अगर हम कहें कि उद्योग नहीं है, मतलब कहाँ से, मतलब एक तो इतना बड़ा पॉपुलेशन है, तो प्रैक्टिकली वो बात बताइए, मतलब व्यवहारिक बात बताइए कि लोगों को क्या ये बात बताया जाए, मतलब कॉमन मैन एकदम सोचिए सर कि आपने जो बताया कि एजुकेशन का सिस्टम है और उसमें जो दो तरह के लेबर हैं, एक तो स्किल्ड है और एक अनस्किल्ड है, और उनको भी समझ में आ रहा है कि हमको अगर मनरेगा में मिल रहा है तो हम, ये भी मेरे लिए एक रोजगार सरकार ने दिया है। तो सर उनको क्या समझाया जाए, क्या बताया जाए ताकि इसको एक बड़ा एजेंडा बनाया जाए और लोगों का विश्वास जम सके कि वास्तव में ये जो लोग बोल रहे हैं ये हो सकता है और इनके साथ आया जाए। जी उपेंद्र सर। देखिए, आपका जो कथन है ये है कि बेरोजगारी के मुद्दे को सोशल लेवल पर, सोशियली लेवल पे हम कैसे हाईलाइट करें, जो सोशल वर्कर है। तो ये बात देखिए, सोशल वर्क में जो सोशल वर्कर है उसके कई एक विभाग है ना। अब बामसेफ, मैं बामसेफ से ताल्लुक रखता हूं कि कॉपी और 5 रुपये के लीड वो पेन दे दिया तो वह भी अपने आप को सोशल वर्कर की श्रेणी में रखता है। लेकिन एक दूसरा सोशल वर्कर है कि वह लोगों को कलम और पेन न दे करके उसको दिमाग दे रहा है, दिमाग दे रहा है, देश और दुनिया की समझ उसमें पैदा कर रहा है। तो बामसेफ का जो ये ड्यूटी है, ये जिम्मेवारी है कि लोगों को अच्छे और बुरे का पहचान कराना। बहुत सारे बेरोजगार को ये पता नहीं है कि वो बेरोजगार है, वो बेरोजगार है, इसलिए उसको भी एहसास कराना कि बेरोजगार आप हो और कैसे हो। दूसरी बात यह है कि बेरोजगारी जो देश में है, बेरोजगारी जहां से आई, बेरोजगारी अगर ये दुख है, आप इसको बुद्धा के तरीके से सोच लीजिए, तो बेरोजगारी दुख है, तो बेरोजगारी का कारण क्या है? तो बेरोजगारी का कारण है विषमता, है ना जी। विषमता, ब्राह्मणवाद, जिसको दूसरे शब्दों में ब्राह्मणवाद कहते हैं, कि देश की चाहे जितनी संपत्ति हो, जितनी पूंजी हो, उसका लाभ वह शीर्ष नेतृत्व को जाएगा, जो समाज का शीर्ष नेतृत्व है। तो जो लाभ शीर्ष नेतृत्व ले लेगा, तो उसके जो वर्कर है उसके पास तो बेरोजगारी आएगी, और उस बेरोजगार को यह भरोसा दिया जा रहा है कि हम आपको ये करेंगे। तो बामसेफ का जो वर्कर काम है कि बेरोजगारी को पहचान करना, बेरोजगारी आई कैसे इसको बताना, और बेरोजगारी समाप्त करने का रास्ते क्या है, क्या बेरोजगारी समाप्त करने के साधन उपलब्ध कराना, और साधन को इंप्लीमेंट करना, उसके रास्ते बताना। तो
इस तरह से इस प्रकार का बामसेब का वर्क है। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई 70 वर्षों से इस देश में सोशल वर्क चल रहे हैं, दोनों तरफ चल रहे हैं, क्या बोलते हैं, विषमतावादी लोग भी सोशल वर्क कर रहे हैं, इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग भी सोशल वर्क कर रहे हैं। बामसेप भी 1978 से फील्ड में काम कर रही है, और बामसेप जो वर्क कर रही है वह दुश्मनों को भी पता है। फिर भी बामसेप के और मूल निवासी समाज के लीडर संसद में हैं, विधानमंडल में है, फिर इस पर डिस्कशन क्यों नहीं होता? तो आपको यह पता है कि हमारे जो मूल निवासी बहुजन समाज के रिप्रेजेंटेटिव है वो पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो बैठे हुए लोग हैं वह किसी न किसी पार्टी के एजेंडे से बंध कर बैठे हुए हैं, और पार्टी के एजेंडे से बंध करके बैठने पर वो सही बात नहीं बोल सकता ना। सभी संगठनों में अपने शीर्ष नेतृत्व से वह जो एजेंडा होता है उससे बाहर जाकर के वह सवाल नहीं करता है। तो अब जरूरत है कि ऐसे राजनीतिक दल की जो एजेंडा ही ऐसा बनाए, मुद्दा ही ऐसा बनाए। दूसरी बात है कि बेरोजगारी के ऊपर में बेरोजगारी को हाईलाइट करके और जातिवाद और मंदिरवाद और धर्मवाद को डाइल्यूट करने का जो काम है वह कोई राजनीतिक दल ही कर सकता है। वह राजनीतिक दल ओपन मीटिंग करता है, माइक लगाता है और सरकार की नाकामियों को बाहर निकालता है और अपनी जो अच्छी बातें हैं, अपना जो एजेंडा है वो लोगों के बीच रखता है। और ये मामला बनाने के लिए जो तरीके हैं उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। तो मुख्य मीडिया तो इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के जितने लोग मुख्यमंत्री रहे, संसद में रहे, उन्होंने ऐसा तो कभी जरूरत ही महसूस नहीं किया। वो सोचा कि हमारा तो आका जो कहेगा हमको वो करना है, क्योंकि उसको पूंजी संग्रहित करना है, वो पूंजी संग्रहित करना है। आप उसके 39 के ही आर्टिकल 39 के ही अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो बाबा साहब प्रोविजन किए हैं कि किसी भी संपत्ति को संकेंद्रण इस तरीके से होना चाहिए ताकि उसका सर्वोत्तम हित लाभ हो सके, सबके लिए हित लाभ हो सके। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। वो हमारा तो मुख्य मीडिया है नहीं, लेकिन मुख्य मीडिया हमारे न्यूज को हाईलाइट करेगा, मुख्य मीडिया हमारे बात को हाईलाइट करेगा। इसके लिए जरूरत है कि इस ढंग के जो पॉलिटिकल पार्टी हो उसका बड़े पैमाने पर, मतलब अगर उत्तर प्रदेश में 2022 में आने वाले इलेक्शन में हो रहा है तो उसके जितने तहसील है हर तहसील में एक दिन वनडे प्रोग्राम होना चाहिए हर तहसील में, और हर तहसीलदार को इसकी सूचना होनी चाहिए कि फलाने पार्टी के वर्कर इस ढंग के प्रोग्राम लगा रहे हैं, उसको नोटिस होना चाहिए। और तो पता चलेगा शाम को मुख्यमंत्री और वहां के राज्यपाल को पता चलेगा कि भाई फलाने पार्टी के लोगों ने इतने तहसीलों में एक साथ प्रोग्राम लगा करके ये एजेंडे पर लोगों को जागरूक किया, तो वही मीडिया को गाइड करेगा इस पार्टी के लीडर को मिसगाइड करने के लिए। यहां लीडर मिसगाइड ना होकर के उस मुख्य मीडिया को मिसगाइड करेगा और सीधा गाइड में ले जाएगा कि आप बेरोजगारी पर हमसे बात कीजिए। तो इस ढंग से मुद्दा बनाया जा सकता है। अगर इस ढंग के मुद्दा बनती है तो मंदिर का मुद्दा, धर्म का मुद्दा और जात का मुद्दा निश्चित रूप से पीछा हो जाएगा। आपने देखा होगा बिहार में भले ही उस ढंग के रिजल्ट ना मिलते हो, लेकिन इस बार के चुनाव में बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था। और इस ढंग के 30 वर्ष के नौजवान ने इस मुद्दा को बनाया और उसमें बड़े बड़े लीडर देश के संसद उठ करके उस मुद्दे को हाईजैक नहीं कर सका। वह भी बोलने में उसको भी इस मुद्दे पर आना पड़ा। जब
आरजेडी के लोगों ने 10 लाख बेरोजगारी रोजगार के मुद्दा को खड़ा किया तो वो 19 लाख पर चला गया ना। भले ही वो नहीं दे रहा है, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दा को हाईलाइट तो किया गया, और जब मुद्दा हाईलाइट हुआ तो यहाँ धर्म और मंदिर मस्जिद खत्म हो गया था। और जो अभी शासन में मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं वो अपने आप को इंजीनियर कहते हैं, वह भी इस 30 वर्ष के नौजवान के एजेंडे के पीछे पूरा उसका दिमाग अलबला गया, अनाप शनाप बोलने लगा, अपशब्दों का भी प्रयोग किया उस इलेक्शन में। तो फिर भी यह एजेंडा होना चाहिए, और इस ढंग के एजेंडा होने से नौजवानों को, युवा का मतलब होता है सच, एकदम प्रामाणिकता, सच के लिए लड़ना, और हम नौजवानों को पोलराइज कर सकते हैं। और पोलराइज करने के लिए उसमें भरोसा जगाना पड़ेगा, और भरोसा हम अपने व्यवहार से जगा सकते हैं। इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, उनके पास भी डेमोक्रेटिक चरित्र नहीं है। उनके पास भी डेमोक्रेटिक चरित्र ना होने की वजह से वह अपने नौजवान को भरोसा दिलाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। वह अपने ही जाति के, अपने ही समाज के नौजवान को अर्थ के आधार पर उसके साथ बिहेव करता है। तो कैसे वह नौजवान उसमें भरोसा रखेगा, कैसे भरोसा जीत पाएंगे? तो भरोसा जीतने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे संविधान में कभी भी सच ऑनेस्ट लीडर की खोजी नहीं की, उसका प्रोविजन उन्होंने नहीं किया है। संविधान में ऑनेस्ट लीडर की प्रोविजन नहीं किया, एजुकेटेड लीडर की प्रोविजन नहीं किया। बाबा साहब ने भारत के संविधान के माध्यम से लीडर खोजा है, तो उसके लिए डेमोक्रेटिक लीडर होना चाहिए, और यही संविधान की खोज है। लोग दिन रात सुबह होता है, ईमानदार आदमी को खोजना चाहता है, ऑनेस्ट आदमी को खोजना चाहता है, और हम लोग भी बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं हमारा लोक कल्याणकारी राज होना चाहिए। यार, लोक कल्याणकारी राज का प्रोविजन कांग्रेस का है, बाबा साहब का प्रोविजन नहीं है। बाबा साहब का प्रोविजन है सबको आजीविका का साधन उपलब्ध कराना। आजीविका का साधन मतलब हमारे पास ऐसा साधन हो जिसे हम अपने आजीविका स्वयं चला सके। तो ऐसे रोजगार का निर्माण करना होगा सरकार को। तो हम लोग क्यों लोक कल्याणकारी राज्य के पीछे पड़े रहते हैं? वो लोक कल्याण के काम तो चल रहा है, 5 किलो अनाज तो मिल रहा है, फ्री में गैस सिलेंडर तो मिल गया, और बदले में गैस, वो पेट्रोल डीजल से पैसा तो निकाल रहा है। एक चीज आपको सस्ता दे दिया, बाकी चीज में तो पैसा निकल रहा है। इसीलिए हमको राइट पर बात करना चाहिए, ना कि वेलफेयर पर बात करना चाहिए। और हमारे लोगों को वेलफेयर पूर्ण नहीं होकर के राइट पूर्ण होना चाहिए। धन्यवाद जी। इस मुद्दे पर हम और आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक जो आपने बात कही लोक कल्याणकारी की बात बाबा साहब ने नहीं की, उस पर एक और हम एक चर्चा लगाएंगे ताकि इसी मुद्दे पर बात हो और भी विस्तारित रूप से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आधारभूत जानकारी आपने दी कि भरोसा जितना होगा, जो बड़ा तबका है, अगर हम 67% 65% अगर बात करें तो भारत में युवाओं की है। युवाओं को सच का साथ देना पड़ेगा, और विश्वास जितना एक महत्वपूर्ण चुनौती है हमारे पास। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई है। हम अभी मैडम से हम अंतिम पड़ाव में हैं। मैडम, जो अभी चुनौती जो आपने कही कि देखते हैं आगे क्या होता है, अंत में आपने ये कहा कि देखते हैं आगे क्या होता है, तो यूपी का इलेक्शन है, तो अभी बहुत सारी समस्या, हम तो कह रहे हैं जो लोग हैं सामाजिक संगठन के लोग हैं, और बहुत से अगर हम बाहर के भी लोगों की बात करें तो वो भी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान जो है उसको लागू नहीं किया जा रहा है, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। लेकिन आप स्पेशल बताइए कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक क्या एजेंडा और किन मुद्दों पर, जो जो ज्वलंत मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर, और दर्शकों को क्या मतलब मैसेज देंगे? दो बात आप बताइए। एक तो आप क्या मुद्दे लेकर क्षेत्र में जाने वाले हैं, यूपी में क्या चुनौती है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी वहाँ एक बहुजन समाज का एक, अगर हम बात करें तो एक आपके सामने एक तो चुनौती है। बिहार झारखंड में उस तरह की बातें नहीं है, लेकिन हम जिस मूवमेंट को चला रहे हैं यूपी में आपके सामने ऑलरेडी है कि एक तो पहले से है तो फिर आपने बना लिया, एक तो ये बात है। तो दो तीन बात आप किस तरह से डील करेंगे, कम शब्दों में आप बताएं मैडम, क्योंकि हमारा समय भी अब बहुत कम है। जी।
देखिए, जो 2022 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश में आएगा, तो हमारा तो सबसे पहला मुद्दा तो बेरोजगारी का ही रहेगा। जी। कि क्योंकि बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है कि इससे हमें युवा पीढ़ी को ज्यादा संभालना है। क्योंकि वह आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो बेरोजगारी सबसे जो है महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस एजेंडे को लेकर के हम क्षेत्र में उतरेंगे। दूसरा है निजीकरण, कि जो पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है और निजीकरण लागू हो रहा है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो निजीकरण की वजह से भी बेरोजगारी ज्यादा मतलब फैल रही है। उसमें क्या होगा कि निजीकरण के माध्यम से जो रोजगार मिलेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। कब वो जब चाहेगा निकाल उसमें देगा। वो निकाल देगा, जब चाहेगा रखेगा। तो युवा को नौकरी मिलने के बाद भी उसमें असमंजस हाँ रहेगा कि हम कब तक हैं कब तक नहीं रहेंगे। लेकिन सरकारी नौकरियों में ऐसा नहीं है। तो ज्यादातर तो हम ये निजीकरण के मुद्दे को एजेंडे में रखेंगे अपने। और जो हमारा जो विचारधारा है, फुले अम्बेडकरी विचारधारा, कि समाज के सभी लोग इससे जो है परिचित हों कि बाबा साहब ने, फुले साहब ने कैसे समाज में कार्य किया और कितना त्याग और बलिदान दिया। और जो है सबसे बड़ी समस्या, जैसे आप उपेंद्र साफी जी ने कहा है कि रोजगार की बात कोई नहीं करता, कोई नेता नहीं करता है। गैस वो गैस सिलेंडर दे देगा, गैस चूल्हा दे देगा, बाथरूम बनवा देगा, लेकिन रोजगार की बात नहीं करेगा। मेरे हिसाब से कि अगर सरकार रोजगार हमें देती है तो हम जो है, हमें गैस चूल्हा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें किसी के फ्री में बिजली की और पानी की, मतलब कि क्या दिल्ली सरकार क्या हुआ कि बहुत ज्यादा ढेर सारी वैकेंसी पेंडिंग दिल्ली में पड़ी है। लेकिन माननीय केजरीवाल जी जो है क्या करते हैं कि लोगों को बिजली के बिल माफ कर दिए, पानी का बिल माफ कर दिए। मतलब कि लोगों को एक छोटा सा झुंझुना पकड़ा करके खुश कर देते हैं। और हमारी भोली भाली जनता जो है समझ नहीं पाती है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर सरकार उस छोटा ही रोजगार दे, 20,000 25,000 का ही, क्लास 4th का ही रोजगार दे, लेकिन रोजगार जब रहेगा तो वह आदमी जो है, वह व्यक्ति अपनी सारी समस्याओं को हल कर सकता है। सरकार की जो छोटी छोटी झुंझुने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रोजगार बहुत बड़ी समस्या है और हम इस एजेंडे को सबसे पहले ले जाएंगे। दूसरी चीज जो है संविधान लागू करने की बात है। तो ये एजेंडा हमारा सबसे महत्वपूर्ण है कि संविधान के अनुसार अगर हमारा देश चलेगा तो हमारे देश में सारी जो आर्थिक नीतियां और सामाजिक नीतियां हैं एक समान हो जाएंगी, स्त्री पुरुष सब बराबर हो जाएंगे। और उसमें तभी जाकर के एक लोक कल्याणकारी राज्य को जो हम लोग सपना देखते हैं, तभी जाकर के हमारा पूरा होगा। ये हमारा मुख्य एजेंडे में रहेगा। तो हम इस एजेंडे पर कार्य करेंगे और ये एजेंडा बनाएंगे और क्षेत्र में उतरेंगे। और हमारी पार्टी का तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। उसमें कोई भी मतलब कि सुप्रीमोवाद और व्यक्तिवाद को और परिवारवाद को बढ़ावा नहीं मिलने वाला है। आजकल के नेता जैसे मतलब कि लोकतंत्र में राजतंत्र लागू हो गया है। लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो यही है। जैसे बाबा साहब ने तो मतलब कि वो मतलब कि वोट का अधिकार दिया कि अब कोई भी राजा जो है रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वोट से पैदा होगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि ज्यादातर लोग जो है खुद राजा बन रहे हैं और फिर अपने परिवार को ले आ रहे हैं। और उसमें कोई ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें लोकतंत्र प्रणाली नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो हमारी पार्टी जो है पूरी तरीके से लोकतांत्रिक ढांचे पे काम करेगी और मुख्य एजेंडा जो सिद्धांत है
पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का सिद्धांतों से समझौता कभी नहीं करेगी, चाहे वो जीते चाहे हारे, लेकिन वो अपने सिद्धांतों से कभी भटकेगी नहीं। तो हमारी पार्टी ऐसे मतलब कि कार्य करेगी बाबा साहब के विचारों को लेकर के। जय भीम, जय मूल्य। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। हम आशा भी करते हैं कि जो सिद्धांत है उस पर हमें जनता का जो है विश्वास जीतना पड़ेगा, और जब परिवर्तन प्रारंभ होगा तो हम अस्थायी परिवर्तन की ओर जाएंगे। बहुत बहुत आभार आपका। उपेंद्र सर, हम अंतिम पड़ाव में हैं और हम चाहेंगे कि आप जो जो विषय है संविधान पूर्णता लागू, मतलब क्या लग रहा है, मतलब विषय लगा के, मतलब आप बताइए हमें। नहीं, विषय विषय गंभीर है। देखिए, विषय को गंभीर बनाना पड़ता है। विषय कोई गंभीर नहीं है और हर विषय गंभीर है। यह विषय नेशनल लेवल का विषय, राष्ट्रीय लेवल का विषय है, क्योंकि भारत के संपूर्ण भारत में बेरोजगारी की समस्या, और इसलिए ये नेशनल है और आपने विषय लगाया। दूसरी बात है कि आपने संविधान के उस प्रोविजन से लोगों को अवगत कराया कि सरकार की जिम्मेवारी है कि इस देश के हर स्त्री पुरुष को आजीविका का साधन उपलब्ध कराना। ये कम बड़ी बात नहीं है। अब इस प्रोविजन को लेकर के कांग्रेस पार्टी आई थी कि हम इस प्रोविजन को लागू करते हैं और उसके लिए मनरेगा लाए। और चले जाइए देश के अंदर, कागज से उठाइए और सर्वे कीजिए तो मनरेगा में जमींदारों के हरवाही हो रही है, उनकी रोपनी हो रही है, उसके कृषि कार्य हो रहे हैं मनरेगा के कार्य में। तो समझ सकते हैं कि जब तक प्राइवेट इकोनॉमिक पॉलिसी और पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी, जो दोनों को मिक्स करके जो सरकार चल रही है, उसमें सीधा पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी पर डेडलाइन डाल देना होगा, उसको खत्म कर देना होगा और सीधा पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी पर आएगा, ताकि इस देश का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वह राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करेगा। और राष्ट्रीय दर्जा जब प्राप्त करेगा तो स्किल, नॉन स्किल सभी, तब उस अवस्था में कोई मजदूर नहीं रहेगा। एक चीज और हम आपसे पूछना चाहेंगे उपेंद्र सर, अंतिम में जो हम बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि सब उसको हम बिल्कुल रोक देंगे, जो प्राइवेट जो पॉलिसी हम बात करें उसको रोक देंगे और सबको पब्लिक करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो हम बात कर रहे हैं अडानी, अंबानी, विजय, इन सारे संपत्ति को जब्त करके जनता के हित में लगा देंगे। बस वो सरकार की हो जाएगी, जनता के हित में, वो सरकार के राजस्व में चला जाएगा और सरकार उस राजस्व को इम्प्लीमेंट करेगा। हेलो, जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। तो सरकार उस संपत्ति का इम्प्लीमेंटेशन करेगा और सरकार का काम है रोजगार पर रोजगार लगाना और रोजगार के लिए उद्योग लगाना और उद्योग में लोगों को रोजगार देना, मजदूरी नहीं रखना, मजदूरी पे नहीं रखना, उसको रोजगार पे रखना। जी। और इस ढंग से गरीबी और अमीरी की जो खाई है, अभी आपने बताया कि जो 20 लाख का मोबाइल और किसी के घर में खाने के लिए नहीं है, वो नौबत पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी में खत्म हो जाएगी। हेलो, जी जी बोलिए, आप आ रही आवाज। हाँ बोलिए सर। हाँ जी। तो इस ढंग से ये जो एजेंडा है, ये काफी गंभीर मुद्दे हैं और इस पर काफी गहन चिंतन मनन और इस पर लीडरों को तैयार होना चाहिए। इस देश के जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं, ताकि उनके पास अकुत संपत्ति भरा रहे और पब्लिक जो है आश्वासन पर चलती रहे। तो यह जो आपका मुद्दा है, बेरोजगारी समाप्त करने में संविधान सक्षम है। भारतीय संविधान के भाग 4 इस बात की पूर्णतः दस्तावेज
साक्ष्य रूप में प्रस्तुत है। इस देश के तमाम ग्रेजुएट पर्सन, तमाम बेरोजगारों को भाग 4 का अध्ययन करना चाहिए। देखिए, आपने 16/4 की बात की। आवाज आपकी बिल्कुल कट रही है उपेंद्र जी। हाँ, आपकी पिक्चर जो है आवाज कट रही। हाँ बिल्कुल पिक्चर रुक जा रही है और आवाज भी बहुत कट रही है। हम्म। वाईफाई से कनेक्ट। हाँ, नेट तो नेट लगता है कि हम ये, कमजोर हो गया जी। कंक्लूड करिए सर, क्लियर नहीं आ रहा है। हम्म। हाँ, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि इस देश में और दुनिया में हम्म। गरीबी और अमीरी की लड़ाई भारत में नहीं हुआ है। हम्म। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी फिर हम इस मुद्दे पर फिर चर्चा करेंगे सर, और कंक्लूडिंग जो है हम आपसे लेंगे। हो सकता है इंटरनेट का कमी हो, इसलिए भी डाटा वगैरह है उसकी कमी हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद दोनों पैनलिस्टों का। मूल निवासी कलावती शंकर जी हैं, यूपी से हैं, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। बहुत ही ठोस और कम शब्दों में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, जिम्मेदारी का एहसास कराया, एक लीडर को क्या करना चाहिए, समाज के प्रति क्या उनका व्यवहार होना चाहिए, और क्या देश में चल रहा है, यूपी में चल रहा है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, ये सारी बातें उन्होंने बताई। उपेंद्र जी ने संविधान, फिर बेरोजगारी, फिर जो व्यवस्था है वो क्या है, संविधान में अमेंडमेंट, बहुत सारी जानकारी उन्होंने दी। अल्टीमेट हमारा यही है कि संविधान लागू करना पड़ेगा, लेकिन संविधान करने वाले लोगों को, जनता को भेजना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी है जो सामाजिक मूवमेंट में लोग लगे हुए हैं उनका, उनको जनता के बीच जाना होगा और उनका विश्वास जीतना पड़ेगा। वो जो आश्वासन देने वाली जो सरकारें आती है उनका खोखलापन, उनका जो धोखापन है वो लोगों को बताना पड़ेगा। तभी हम जनता का हित अपने फेवर में कर पाएंगे, और जो युवा वर्ग है जो बड़ी संख्या में है वो हम अपने साथ कर पाएंगे। मैं दोनों पैनलिस्टों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। फिर हम कल मिलेंगे संध्या 7 बजे इसी तरह बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद जी। 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 जी धन्यवाद मैडम।